अब हम बात करते हैं हाइपोक्सीमिया के जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मेन है, वो यहाँ पे पहले हम उनकी एक फ्लोशीट डायग्राम बना लेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट से हम उनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे ताकि वो हमारा क्लियर हो जाए। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोक्सीमिया, जिसकी डिटेल हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। अब हाइपोक्सीमिया के जो डिफरेंशियल है, सबसे पहला हमारा डिफरेंशियल मेन जो होता है उसको हम बोलते हैं, हम डिजीजेस की बात करने लगे तो हाई आल्टीट्यूड। बेसिकली हाई आल्टीट्यूड एक प्रोटोटिपिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपकी FiO2 कम होती है, मतलब कि एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कम है, ठीक है, उसको हम आमतौर पे हाई आल्टीट्यूड के अंदर ही कम होती है, तो हम इसको एक डिजीज कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड जो कंडीशन होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोवेंटिलेशन। अब हाइपोवेंटिलेशन में मसला ये है कि आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं वो नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहे। व्हेन द ब्रीदिंग इज नॉट नॉर्मल, तो आपकी जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो कम है और उसकी वजह से आपका पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर डिजोल्व है वो भी कम जा रही है। हम इसका जो पैथोफिजियोलॉजी बाद में पढ़ते हैं। खैर, हाइपोवेंटिलेशन किन कंडीशंस के अंदर हो सकती है? सबसे पहली जो आपकी कंडीशन है दैट इज ओबेसिटी, देन वी हैव CNS कंडीशंस लिख लेते हैं ताकि उसके फिर डिटेल बाद में पढ़ लें। CNS कंडीशंस, देन वी हैव न्यूरो मस्कुलर कंडीशंस, and then we can talk about chest wall problems, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हाइपोवेंटिलेशन के बाद हमारा जो अगला प्रॉब्लम हो सकता है दैट इज VQ मिसमैच, और VQ मिसमैच के बाद हमारी आखिरी कंडीशन आती है डिफ्यूजन लिमिटेशन। चलो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाई अल्टीट्यूड में प्रॉब्लम ये होता है कि आपका FiO2 कम है, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन क्यों क्यों हो सकती है, हम इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CNS डिप्रेशन हो सकती है, ठीक है। CNS डिप्रेशन किन कंडीशंस के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है? अगर कोई पेशेंट CNS डिप्रेसेंट्स ले रहे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी बेंजोडाइजेपिन्स, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी गाबा एगोनिस्ट्स, कोई ऐसा ड्रग ले रहा है दैट इज मतलब कोई सेडेटिव्स हिप्नोटिक्स ले रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कोई पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि देयर इज रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, फॉर एग्जांपल ड्यू टू सम ट्यूमर। ये वो सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर पेशेंट CNS मतलब पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो सेंट्रली डिप्रेस हो जाती है, यानी कि पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो प्रॉपरली रेस्पिरेशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस को हम आगे 2 में डिवाइड कर सकते हैं, विच मेक सेंस एज वेल। हम इसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर और मस्कुलर कंडीशंस में डिवाइड कर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इसकी पूरी डिटेल बाद में आएगी। उसके बाद हमारा गियान-बारे सिंड्रोम, ठीक है, ये दोनों न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं। एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के अंदर अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन डेफिसिट्स होते हैं, सेंसरी सिस्टम स्पेयर्ड होते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होती है बिकॉज डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस हो जाते हैं। गियान-बारे सिंड्रोम के अंदर असेंडिंग पैरालिसिस होते हैं विद डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस इन द लेटर स्टेजेस दैट कैन कॉज आपका हाइपोवेंटिलेशन। तीसरी कंडीशन हम कह लेते हैं कि जो आपका फ्रेनिक नर्व है उसका पैरालिसिस हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक निमोनिक आपको याद होगा C3-4-5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव, ठीक है, तो ये इसकी रूट वैल्यूज होती हैं फ्रेनिक नर्व की। अगर हम मस्कुलर कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो मस्कुलर कंडीशंस के अंदर सबसे पहली कंडीशन आपकी आती है, एक मिनट, मस्कुलर डिस्ट्रफी। दूसरी कंडीशन जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं दैट इज डर्मेटोमायोसाइटिस एंड द थर्ड कंडीशन इज पोलीमायोसाइटिस। अब ये क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना है, एक बेसलाइन नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। आप लोगों ने स्टेप 1 किया हो सकता है या आपने कहीं ना कहीं पैथोलॉजी में इनके नाम सुने होंगे। बल जब हम अपने स्मूथ मसल चैप्टर्स के अंदर अपने स्केलेटल मसल्स की डिस्कशन के ऊपर आएंगे तब हम इनकी प्रॉपर डिटेल बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। बस अभी आप देखेंगे ये वो सारी कंडीशंस हैं जो हाइपोवेंटिलेशन कॉज करवा सकते हैं ड्यू टू मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल इशूज। तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास चेस्ट वॉल, इसके बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। यानी देखें, हमने पहले CNS डिप्रेशन कॉज करवाई, फिर हम लंग्स में आ गए, नहीं लंग्स में नहीं है, फिर हम जो लंग्स में बाद में आते हैं। ये VQ मिसमैच में हम लंग्स की बात करेंगे, मतलब हम बेसिकली लंग्स के इर्द गिर्द जो इश्यूज आपके हाइपोवेंटिलेशन करवा सकते हैं उसके ऊपर आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स डिप्रेस करवाए सबसे पहले, उसके बाद हमने जो न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स लंग्स को रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं हमने उनको ख़राब किया, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और मस्कुलर कंडीशंस।
अब हम बात करते हैं कि जो चेस्ट वॉल है, जो आपका स्केलेटन है, जो चेस्ट को इनकेस कर रहा है लंग्स को, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? दे कैन बी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, देयर कैन बी फ्लेल चेस्ट, और देयर कैन बी एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकते हैं, फ्लेल चेस्ट हो सकते हैं, काइफोस्कोलियोसिस हो सकते हैं, काइफोस्कोलियोसिस। अभी वो सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ तो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, पिछली वीडियोस के अंदर। और इनके अंदर एक नई चीज़ फ्लेल चेस्ट के बारे में बताता हूँ। ये दोनों मतलब बेसिकली प्रॉब्लम है कि आपकी जो बोन्स हैं उनके अंदर इश्यूज हैं, ठीक है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो स्टिफ हो जाती है, ठीक है, एंड आपकी रिब्स मूव नहीं कर पाती। काइफोस्कोलियोसिस के अंदर आपका कर्वेचर खराब होता है। फ्लेल चेस्ट के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके दो या दो से ज़्यादा रिब्स, कंजेक्टिव रिब्स, दो या दो से ज़्यादा जगहों पे टूटी हुई हैं, ठीक है, आमतौर पर हम इनको 3 कंसिडर करते हैं, तो उसकी वजह से एक फ्लेल चेस्ट सेगमेंट पैराडॉक्सिकली मूव कर रहा होता है। जब आप इंस्पायर करते हैं तो वो अंदर मूव करता है, एक्सपायर करने पे इतना सेगमेंट बाहर को मूव कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, मतलब इंस्पायर करने पे वो अंदर मूव करेगा, एक्सपायर करने पे बाहर मूव करता है, यस। तो मसला फ्लेल चेस्ट के साथ ये होता है कि इट इज़ सो पेनफुल कि पेशेंट उस दर्द की वजह से सांस लेना छोड़ देते हैं, ठीक है। सीम्स पोइटिक, लेकिन इट इज़ अ वेरी डिजास्टर्स कंडीशन जिसको हमें ट्रीट करना पड़ता है। हमें बहुत एग्रेसिव पेन किलर्स देने पड़ते हैं इसके अंदर। खैर, अब आखिर पे हम आते हैं कि पेशेंट ओबीज है, ठीक है, इसको हम कहते हैं टू फैट टू ब्रीथ, ठीक है। इट साउंड्स मीन, लेकिन होता यही है कि आपकी जो चेस्ट वॉल है इसके ऊपर इतना फैट डिपॉजिट हो गया कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है ब्रीथ करने के लिए। जब वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है उसकी वजह से पेशेंट स्पेसिफिकली जब सोता है तो पेशेंट को ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम हो सकता है, और ड्यूरिंग स्लीप पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में चला जाता है। इस तरह के पेशेंट डिमाइस में भी चले जाते हैं, मतलब सोते हैं फिर उठते नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्वीयर हाइपोक्सिया हो सकता है, स्वीयर हाइपोक्सीमिया में जा सकते हैं पेशेंट, हम सॉरी, स्वीयर हाइपोक्सीमिया। अच्छा, उसके बाद हम वीक्यू मिसमैच की बात करते हैं। अभी जो वीक्यू मिसमैच है इसके अंदर दो कंडीशंस आती हैं। इसकी डिटेल एक पूरी हम पढ़ लेंगे बाद में, फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, पर अभी इसको आप देखें कि या तो शंट प्रोसेस हो सकता है या फिर आपका प्रोसेस हो सकता है डेड स्पेस। अब होता ये है वेंटिलेशन परफ्यूजन। अगर मैं इसे कहूँ कि ये V/Q है, आपका वेंटिलेशन कम है और परफ्यूजन ऑल राइट है, यानी कि आपका लंग का कोई ऐसा एरिया जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं पहुँच पा रही, ब्लड का फ्लो वहाँ पे प्रॉपर है, तो ब्लड विल बी शंटेड फ्रॉम दैट एल्वियोलस विदाउट कैरिंग एनी ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ शंट स्पेस। अब इसमें होगा ये कि अगर तो हम ड्रास्टिक बात करें तो VQ 0 भी हो जाता है। असल में ऐसी कंडीशन बहुत कम होती हैं जिसमें VQ 0 हो जाए। बहरहाल आपने शंट प्रोसेस को याद करते हुए पहले तो इसको याद रखने के वेंटिलेशन कम होगी, परफ्यूजन ओके होगी। दूसरा जो डेड स्पेस होता है इसके अंदर अगर मैं V/Q को लिखूँ तो इसमें क्या मसला होता है कि वेंटिलेशन तो है लेकिन वहाँ परफ्यूजन ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, तो आपका वहाँ पे डेड स्पेस क्रिएट हो जाती है। ये डेड स्पेस होती है, डेड स्पेस, ओके, इट इज़ डेड स्पेस। अब जब डेड स्पेस क्रिएट हो जाती है तो जितनी मर्जी ऑक्सीजन आप वहाँ पे पुश करते रहें, अगर वहाँ ब्लड ही नहीं है उसको कैरी करने के लिए तो फिर तो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो ये वो कंडीशंस आ गई। अब हम इन कंडीशंस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे जो शंट होती है, अब इस शंट को हम दो में क्लासीफाई कर सकते हैं, 1 और 2। अच्छा, यहाँ पे जो डेड स्पेस है इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही आता है जैसे कि आप ब्लड वहाँ पे है नहीं तो ऑक्सीजन कैसे डिलीवर होगी, लेकिन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से डेड स्पेस प्रोसेस इंप्रूव कर जाते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से शंट प्रोसेसेस इंप्रूव नहीं करते, ठीक है। अच्छा खैर, अब हमारा यहाँ पे जो शंट प्रोसेस है इट कैन आइदर बी फिजियोलॉजिक और इट कैन बी एनाटॉमिक। फिजियोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल कंडीशन है, फिजियोलॉजी का मतलब है कि आपकी फिजियोलॉजी में कोई डिफेक्ट है या आपकी एनाटॉमी में कोई डिफेक्ट है। अब अगर मैं फिजियोलॉजिक डिफेक्ट्स की बात करूं तो इनको आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज ब्लड, वाटर, पस, या फिर आप इसको एटेलेक्टिसिस लिख दें। ब्लड का मतलब ये है कि आपका जो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, ये एल्वियोलस और यहाँ पे नीचे कैपिलरी, इनके दरमियान में ब्लड डिपॉजिट कर रखे, ठीक है। अब ये ब्लड क्यों हो सकता है? इट कैन आइदर बी बिकॉज ऑफ एल्वियोलर हेमरेज या फिर कोई पल्मोनरी कंट्यूजन हो गई है, ठीक है, किसी भी ट्रॉमेटिक मतलब इम्पैक्ट इंजरी के अंदर कोई रिब डैमेज होगी और रिब डैमेज होने की वजह से पल्मोनरी कंट्यूजन डेवलप होगी, लंग्स के अंदर ब्लड जमा हो गया, ठीक है, या फिर ये हुआ कि एल्वियोलर हेमरेज हो गया,
मतलब कि कोई ब्लड वेसल रप्चर की है, कैपिलरीज रप्चर कर गई हैं, सो देर इज ब्लड दैट इज इनहिबिटिंग द कंडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलस टू द ब्लड, इट कैन क्रिएट फिजियोलॉजिक शंट। दूसरा जो वाटर होता है, ये हमारा जो पल्मोनरी एडीमा है उसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों के रास्ते में यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ होता है, ठीक है। वाटर का मतलब है फ्लूइड, फ्री फ्लूइड आपके लंग्स के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे कि एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में हो सकता है या फिर आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकते हैं, लॉट ऑफ अदर कंडीशंस। जब पल्मोनरी एडीमा डेवलप कर जाता है तो देयर इज फ्लूइड बिटवीन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं ट्रांसफर हो सकती। अगर मैं पस की बात करूँ तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन निमोनिया होती है, यानी कि देयर इज पस दैट इज अकमुलेटिंग इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, उसकी वजह से ऑक्सीजन कंडक्ट नहीं हो पा रही। और आखिरी एटेलेक्ट्रिसिस है कि आपका एल्वियोलस ही कोलैप्स कर गया, ठीक है, ये बंद हो गया तो उसकी वजह से नहीं हो पाएगा। तो ये कॉजेज हैं फिजियोलॉजिक शंट प्रोसेस की, ठीक है। अब आप खुद ज़रा इंटेलेक्चुअली सोचें कि इनमें आप दे दें जितनी मर्जी ऑक्सीजन दे दें, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा अगर यहीं पे ब्लॉकेज लगा हुआ है, ठीक है। तो जो शंट प्रोसेसेस होते हैं वो नॉर्मली ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड नहीं करते। उसके बाद हम बात करते हैं एनाटॉमिक प्रोसेसेस की। अब एनाटॉमिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहला होते आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशंस, ठीक है। आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन का मतलब है कि आर्टरीज, आमतौर पे अगर आप याद करें तो ये एक आर्टरी होती थी, मैं रेड से बना देता हूँ, दिस इज एन आर्टरी। आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है आर्टीरियोल्स के अंदर, आर्टीरियोल्स जो होते हैं वो आगे जाके सब डिवाइड करते हैं कैपिलरीज के अंदर। ये जो कैपिलरीज होती थी ये मिलके वेन्यूल्स बनाती थी, ये और ये जो वेन्यूल्स होते थे ये मिलके मेजर वेन्स बना के तो आपके हार्ट के अंदर ड्रेन करते थे। लेकिन अगर बाय सम रीज़न ये आपकी आर्टरी डायरेक्टली जाके वेन के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दे तो इसको हम बोलते हैं आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन। अगर आपको याद हो तो आर्टीरियल वॉल थिक होती है, कंडक्शन जितनी भी होनी है कैपिलरीज के जरिए होनी है, एल्वियोलस इस जगह पे होते हैं, ठीक है। अगर ये ब्लड यहाँ पहुँच ही नहीं रहा, ये डायरेक्टली वेन के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से आपकी कंडक्शन ही नहीं हो पाएगी, ये एनाटॉमिकल शंट प्रोसेस हो गया। अब एनाटॉमिकल शंट प्रोसेस अगर लंग्स के अंदर होगा तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन, एंड दैट कैन हैपन इन हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है। इट कैन आइदर बी पल्मोनरी, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि जो आर्टीरियो वीनस मैलफॉर्मेशन है ये पल्मोनरी भी हो सकती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकती है। अब अगर ये पल्मोनरी हैं तो इसकी एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम है, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, इसकी डिटेल बाद में आएगी। और अगर मैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करूं तो अगर आपको याद हो कि हार्ट के अंदर हमारे शंट्स होते हैं, ठीक है, जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर हेल्पफुल होते हैं लेकिन बाद में उनको बंद भी हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ASD, फॉर एग्जांपल VSD, अगर ये दोनों पेटेंट रह जाएं तो आपका एनाटॉमिकल शंट प्रोसेस बन सकता है, ठीक है। और डेड स्पेस प्रोसेसेस के अंदर हमारी एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि एल्वियोलस जो है उसके अंदर तो एयर मौजूद है लेकिन ब्लड किसी वजह से नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है कोई थ्रोम्बस पड़ा हुआ है जिसने ब्लड फ्लो को इनहिबिट कर दिया। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल ऑफ डेड स्पेस प्रोसेस। और डिफ्यूजन लिमिटेशन आखिरी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा इंटरस्टिशियल लंग डिजीज इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा आपको बता देता हूँ दोबारा। आपका हाइपोक्सीमिया के जो कॉजेज हैं दैट कैन आइदर बी हाई अल्टीट्यूड, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन क्यों हो सकती है? ओबेसिटी, CNS कंडीशन, न्यूरोमस्कुलर, चेस्ट वॉल कंडीशंस है। V/Q मिसमैच, आइदर बी ए शंट प्रोसेस और अ डेड स्पेस प्रोसेस, एंड डिफ्यूजन लिमिटेशन, ठीक है। अब इन्हीं सारी क्लासेस को हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।